नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे बिहार की सियासी पॉलिटिक्स की। जी हां, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ही दिलचस्प हो गया है। एक ओर एनडीए है तो दूसरी ओर महागठबंधन, और अब चुनाव से पहले बिहार में मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। बीते 18 मई को बीएसपी ने ऐलान कर दिया कि पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है कि उस चुनाव में तमाम सीटों पर जीत की जिम्मेदारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद को सौंपी गई है। यानी एक तरफ एनडीए के कई युवा नेता होंगे, जिसमें सम्राट चौधरी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर भी हुंकार भर रहे हैं और अब आकाश आनंद भी मैदान में होंगे। तो ऐसे में ये चुनाव कितना ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। मायावती की एंट्री बिहार में हल्के में इसलिए नहीं मापी जानी चाहिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के एक उम्मीदवार को जीत मिली थी और दूसरे उम्मीदवार जीत से महज 190 वोट दूर रह गए थे। और 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी ने बिहार में करीब 2% वोट हासिल की थी, जो कि कई जो लोकल पार्टियां हैं वो नहीं कर पाई। तो ऐसे में बीएसपी की एंट्री से किसको होगा फायदा और किसका होगा नुकसान, इस पर हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ सहयोगी हर्ष भारद्वाज हैं। तो हर्ष जी, बीएसपी ने जो ये बड़ा ऐलान किया है, पहले तो पार्टी ने कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अब आकाश आनंद की जिस तरह से वापसी कराई गई और उन्हें बिहार की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ये किसके लिए सिरदर्द बनने वाले हैं? पहले तो इसका जवाब दीजिए। देखिए, मायावती सिरदर्द बनने वाली है एनडीए के कुनबे के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती यूपी वाला पैटर्न बिहार में अपनाना चाहती हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ तस्वीरें ये क्लियर कर रही हैं कि मायावती अगर बिहार में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक वोट कटुआ पार्टी का टैग भी मिल सकता है, क्योंकि मायावती अभी उस स्थिति में नहीं है कि बिहार में पूरी तरीके से वो सरकार बना लेगी। क्योंकि मायावती का एक दबदबा था एक समय में यूपी में, और हमने देखा कि कैसे उनके वोट बैंक छिटके समाजवादी पार्टी में, उसके बाद आधा आधा बंटवारा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हो गया। लेकिन बिहार में तो अभी पूरी स्थिति है ही नहीं बीएसपी की, तो बंटवारे की तो बात ही दूर है। हम ये जरूर देखेंगे, क्योंकि हमने, अगर आप ओवैसी से कंपेयर करेंगे 2020 में जिस तरीके से ओवैसी ने लड़ा था, 5 सीट पे लड़ा था, तो कहीं ना कहीं सीट जीता भी था। तो अभी अगर ओवैसी दोबारा से उतर रहे हैं तो ओवैसी काफी इफेक्ट कर सकते हैं। हर जी, ओवैसी की बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बीएसपी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी में जो जाटव समुदाय है, बिहार में रविदास समुदाय एक ही है लगभग, और उसका वोट बैंक जो है वो करीब 5% है। यानी आप बिहार में बहुत बड़ा वोट बैंक को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है वो जाति। तो ऐसे में क्या मायावती को इतना हल्का मानना चाहिए लोगों को? क्योंकि वो 2% जो वोट उनके साथ आया था लोकसभा चुनाव में, कहा जा रहा है कि वो जाटव समुदाय का ही था, यानी रविदास समुदाय का था। तो ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव में जो रविदास जाति के लोग हैं वो इनकी तरफ रुख नहीं करेंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि ये इनके पारंपरिक वोटर हैं और पहले भी इनके साथ ही रहे हैं। और मायावती हो या फिर बीएसपी हो, ऐसा नहीं है कि पार्टी एकदम कमजोर है बिहार में। अगर कमजोर होती तो 2020 में इनके विधायक मोहम्मद जमा खान जीतते नहीं, हालांकि बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गया और उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। तो ये जो करीब 2% वोट है, ये इतना हल्का है कि सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? देखिए, हल्की कोई भी पार्टी नहीं होती है, और अगर चाहे 2% वोट हासिल किया जाए या फिर 10% वोट हासिल किया जाए, वोट वोट होता है। एक वोट से भी सरकारें बनी हैं हमने देखा है, और सरकारें गिरी हैं हमने देखा है। अब मायावती की बात करते हैं तो मायावती के लिए एक और चीज बिहार के अंदर कही जा रही है, क्योंकि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था कि कैसे चिराग पासवान की जो नाराजगी थी वो सामने आई थी। और चिराग पासवान ने जब वो लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, तो हमने देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, और ये कहा गया कि बीजेपी ने ऐसा करवाया और चिराग ने चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया। फिलहाल ये कहा गया राजनीतिक विशेषज्ञों से जब हमारी बातचीत हुई, और अब मायावती के लिए कहा जा रहा है कि मायावती क्या खुद ये पैटर्न बना रही है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, या फिर मायावती इसलिए उतर रही है ताकि पीछे से कोई फ्रंट काम कर रहा है और मायावती को सभी सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ताकि अगर बिहार के अंदर कोई तीसरा फ्रंट बनता है तो दूसरे या पहले फ्रंट को फायदा मिल जाए।
तो ये देवेंदु देखने वाली बात होगी, क्योंकि मायावती को आप ठीक कह रहे हैं कि कमजोर नहीं आंका जा सकता है जो उनके पारंपरिक वोट हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा मुद्दा बिहार में के अंदर है वो जाति जनगणना को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार जाति जनगणना को लेकर बात कह रहे थे। अब केंद्र की तरफ से जब मुद्दे को छीन लिया गया है तो तेजस्वी यादव के पास भी बताने को कोई मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी के पास भी बताने को कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी वही घिसा पिटा मुद्दा लेकर जा रहे हैं। जब हमने देखा था दरभंगा में, उन्होंने फूले फिल्म देखी तो उन्होंने यही कहा कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। पहले वो जाति जनगणना की बात कह रहे थे, लेकिन अब जाति जनगणना की बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि केंद्र की तरफ से मुद्दा छीन लिया गया। और तेजस्वी तो अब कह रहे हैं ना कि हमने ही फोर्स कराकर सरकार से ये फैसला कराया, ये हमारी जीत है। राहुल गांधी तो बार बार ये बोल रहे हैं, लेकिन मायावती का उतरना या फिर बीएसपी का उतरना ये महागठबंधन को ही झटका लगेगा, क्योंकि 2% वोट बैंक अगर दलित समुदाय से कटता है, लगातार राहुल गांधी जिसकी पैरवी कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, दलित देश में खतरे में है, और जाति जनगणना को लेकर वो बार बार बिहार में हुंकार भरते हैं, बार बार ये कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ। तो ऐसे में रविदास समुदाय का अगर 2% वोट, लगभग करीब आधा फीसदी अगर एनडीए के साथ चला जाता है या फिर मायावती की तरफ चला जाता है, तो फिर उन्हें बहुत झटका लगेगा, क्योंकि 25-30 ऐसी सीटें हैं जिस पर रविदास बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और मायावती की नजरें भी इन सीटों पर है। इसमें से कई सीट ऐसे हैं जो कि यूपी बॉर्डर से लगते हैं, जैसे कि बक्सर का इलाका है, कैमूर है, रोहतास है, और मायावती का फोकस जो है वो मेनली इसी एरिया में है। तो राहुल गांधी के लिए निश्चित तौर पर ये टेंशन होगा, क्योंकि बीजेपी या एनडीए के साथ तो ईबीसी का भी बड़ा तबका है, लेकिन राहुल गांधी एमवाई समीकरण के अलावा ज्यादा से ज्यादा दलित वोट को साध लेंगे, कुछ 1-2%, लेकिन उसमें भी बिखराव होता दिख रहा है। तो हर तरफ से तो महागठबंधन ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, महागठबंधन हर तरफ से ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि चारों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी एक फ्रंट है, एक फ्रंट में प्रशांत किशोर आ गए हैं, मायावती आ गई हैं, छोटी छोटी पार्टियां तो हैं ही। और ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं अंदर तो रार चल ही रहा है, लेकिन महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए कई फ्रंट भी मैदान में उतर आए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि कई छोटी पार्टियां बनी हैं बिहार के अंदर, उनका भी प्रभुत्व बिहार के अंदर काफी है, और उन छोटी पार्टियों ने अगर 2 से 3% भी वोट हासिल किए हैं और वो एनडीए के कुनबे के साथ हो जाते हैं तो एनडीए का ही भला होगा। लेकिन महागठबंधन में एक तरफ रार चल रही है और महागठबंधन में हम देख रहे हैं कि कोई प्लानिंग नहीं बन पा रही है। ये प्लानिंग इसलिए नहीं बन पा रही है नवेंदु, क्योंकि महागठबंधन में इस वक्त आरजेडी हमें अहंकार में हो और आरजेडी को सिर्फ सीएम फेस दिखाई दे रहा है। आरजेडी अगर सीएम फेस से हट के थोड़ा काम करे जमीनी स्तर पे, या देखे कि हाँ जाति के आधार पर हमें किन चेहरों को उतारना है और क्या किया जा सकता है, अगर उन छोटी पार्टी से संपर्क भी किया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर उन छोटी छोटी पार्टियों से संपर्क भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनको सम्मिलित करने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। आरजेडी समझ रही है कि लालटेन हम दोबारा से जला सकते हैं, लेकिन आप लालटेन दोबारा से जलाएंगे किस आधार पर जला पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो आपसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें नहीं देंगे और हमारा प्रभुत्व ज्यादा है, लेकिन बिहार के अंदर कभी भी एकल पार्टी, आप ये कह सकते हैं कि बिहार के अंदर हमेशा से गठबंधन की सरकार ही रही है और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही, अकेली पार्टी हाँ पूर्ण बहुमत के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी पार्टी को आपको साथ में लेना होता है। आप देखिए ना, बिहार के अंदर हमेशा से जो बड़ी पार्टियां होती हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, वो भी सरकार नहीं बना पाती हैं। छोटी पार्टी के साथ मिलकर ही उन्हें सरकार बनाना पड़ता है। तो आखिर आरजेडी जा कहां रही है? कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस अपने अहंकार में है कि हम सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमें इतनी सीट चाहिए, और आरजेडी अपने अहंकार में है। मायावती जब मैदान में उतर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान पहुंचेगा, आपको उसकी काट निकालनी होगी। अर्जी अभी तो चुनावी शंखनाद हुआ नहीं है, ऐसे में ये सारे दल जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा और पीएम मोदी मैदान में उतरेंगे, उनके साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और मुकेश सहनी की आने की बात चल रही है, तो एनडीए का कुनबा जो होगा वो बहुत मजबूत नजर आएगा। तो ऐसे में क्या मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर मोदी नीतीश वर्सेस तेजस्वी लालू और राहुल हो जाएगा, और वहां पर फिर ये जो पार्टियां हैं, कहते हैं चुनाव के अंत में फैसला होने लगता है। वोटरों के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या वो थर्ड फ्रंट के साथ जाए या किसी ऐसे लोगों को वोट दे जो कि उनका वोट कहीं खराब ना हो जाए। तो ऐसे में लास्ट में आके मुकाबला क्या फिर वही होगा, महागठबंधन बनाम एनडीए, और ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे मायावती आई हो, प्रशांत किशोर हो, ओवैसी हो, जो भी हो, लोग उन पर भरोसा न करके या तो इस खेमे में रहेंगे या तो इस खेमे में रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या एनडीए कहें तो फिर से बिहार में
क्लीन स्वीप कर देगा महागठबंधन? देखिए, इसके लिए मैं बात करूं तो रणनीति दरअसल एनडीए की अलग है, महागठबंधन की अलग है। अब महागठबंधन ये चाहता है कि अगर वोटर वोट करे तो ये समझे कि वो महागठबंधन को वोट कर रहा है, लेकिन एनडीए ये चाहता है कि अगर कोई भी वोट करे तो ये समझे कि वो बीजेपी और जेडीयू मतलब को वोट कर रहा है और किसी को भी ना देखे। और यही पैटर्न कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन महागठबंधन को आखिर वोटर कैसे समझेगा कि वो महागठबंधन को वोट कर रहा है? उसके लिए रणनीति आपको बनानी होती है। अभी राहुल गांधी के साथ हम देख रहे हैं कोई भी तस्वीर तेजस्वी यादव की नजर नहीं आई है। राहुल गांधी का बिहार का दौरा कल ही था, लेकिन वो टाल दिया गया है। अब जब तक आप अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो आखिर बिहार का वोटर आपको कैसे समझ पाएगा कि हमें कहाँ वोट देना है? वो तो बटेगा ही बटेगा। वो समझेगा मैं कांग्रेस को वोट करूं या फिर मैं तेजस्वी को वोट करूं, किसको मैं वोट करूं? क्योंकि बिहार के अंदर जो रणनीति बनाई जा रही है वो हम देख रहे हैं कि एनडीए की किस तरीके की है, महागठबंधन की किस तरीके, लेकिन एनडीए इसमें सफलता पा रहा है। और अभी दिल्ली के अंदर जो मीटिंग होगी, कल मुलाकात भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। इससे पहले हालांकि मुलाकात नहीं हुई थी, दिल्ली जरूर गए थे नीतीश, लेकिन कल जब मुलाकात होगी तो ये लग रहा है कि मोदी कोई ऐसा मंत्र भी दे सकते हैं जिससे महागठबंधन को सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है। अब वो क्या मंत्र होगा ये तो कल का वक्त। नहीं, अगर एक और आखिरी सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगर एनडीए कहे तो अगर चुनाव प्रचार में पूरी आक्रामकता दिखाएगा फिर तो महागठबंधन के लिए हालत खराब हो जाएगी पूरी तरह से। देखिए, महागठबंधन की हालत पहले से खराब है और जो रणनीति एनडीए के कुनबे की तरफ से अपनाई गई है, क्योंकि पहले चिराग पासवान नाराज थे लेकिन उन्हें मना लिया गया है। नीतीश के साथ हमने उनकी तस्वीर देख ली है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीकानेर के अंदर हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोला गया। अब वो बिहार की धरती पे जाते हैं, वैसा ही अगर बोलेंगे तो किस तरीके से बिहार की जनता उनकी ओर आकर्षित होगी। तो महागठबंधन की कोई रणनीति नहीं, लेकिन एनडीए के पास जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचा रही है। अर्जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार का सियासी माहौल जो है वो चुनाव से पहले बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीएसपी की एंट्री और फिर पार्टी का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, इसके मायने क्या होंगे, पार्टी कितनी सफल होगी, कितना % इनको वोट मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मायावती की एंट्री ने महागठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी टेंशन में आ गए हैं क्योंकि लगातार जाति जनगणना, बीजेपी पर जिस तरह से हमले कर रहे थे, संविधान को खतरे में बता रहे थे, तो जब मायावती चुनाव प्रचार में उतरेंगी तो निश्चित तौर पर वो भी ये मुद्दा उठाएंगे। तो क्या ये मुद्दे जो है आपस में बढ़ते हुए नजर आएंगे और इसका सीधा नुकसान विपक्षी पार्टियों को होगा, क्योंकि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी राहुल और तेजस्वी की जोड़ी से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो आपका क्या कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन आपके हिसाब से अभी आगे चल रहा है और मायावती की एंट्री के बाद से सियासी समीकरण में क्या बदलाव होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।